उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग पढ़ रहे होंगे और नोट्स बनाए होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी ऑफ साउंड, यही तीन पढ़े थे। क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्बर, इन तीनों के बारे में पढ़े थे। लाउडनेस को मापने का एक और तरीका होता है कि कितना, जैसे अगर किसी चीज़ को मापना हो तो हम लोग कंपेयर करते हैं कि हाँ पहले ये आदमी ये लेंथ इतना है तो इसके कंपैरिजन में एक और जो है वो इससे 4 गुना है। उसी प्रकार से आगे आएंगे हम लोग इको और रिवर्बरेशन पे। उससे पहले एक टर्म था इंटेंसिटी लेवल साउंड इंटेंसिटी लेवल, बीटा से डिनोट किया जाता है। इसको क्या है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बीटा बराबर होता है 10 log I बाई आई नोट, जहाँ पे आई नोट क्या है तो मिनिमम इंटेंसिटी है। ये क्या है साउंड का इंटेंसिटी, ये आई नोट थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी या मिनिमम इंटेंसिटी। थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी या मिनिमम इंटेंसिटी, जिसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर माइनस 12। आई नोट का यूनिट क्या था, वाट पर मीटर स्क्वायर, आई नोट का वैल्यू। अब मान लिया जाए कि कोई एक दूसरा साउंड है, इस साउंड पे इस इंटेंसिटी पे हम लोग को लाउडनेस लेवल निकालना है, यानी एकदम मिनिमम वाला से कंपैरिजन करना हो। तो ये फार्मूला है, इसका वैल्यू 10 टू द पावर। हमको निकालना है कि अगर इतना ही इंटेंसिटी का कोई दूसरा साउंड क्रिएट होता है तब उसका लाउडनेस कितना होगा। ये तो मिनिमम फार्मूला से है, इतना इंटेंसिटी पे, यानी आई नोट इंटेंसिटी हम लोग मान रहे हैं कि इतना के बाद क्या होगा, लाउडनेस होगा, लेकिन हम लोग को सुनाने के कैपेबल नहीं होगा, यानी उतना के बाद लाउडनेस ना के बराबर होता है। यानी हम लोग यहाँ से देखेंगे कि बीटा 10 log आई, अगर आई का वैल्यू यानी इंटेंसिटी का वैल्यू इतना ही के बराबर हो जाए, यानी 10 टू द पावर माइनस 12 और आई नोट का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 12, यानी जब कोई साउंड का इंटेंसिटी थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी के बराबर हो जाए तब वहाँ पे लाउडनेस लेवल का वैल्यू क्या हो जाएगा, log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, यानी बीटा का वैल्यू कितना हो गया 0 dB डेसिबल। यानी कहने का मतलब ये निष्कर्ष निकला कि अगर मिनिमम वाला से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लाउडनेस लेवल का कि ये लेवल कितना है एज कम्पेयर टू मिनिमम, तब हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे। मान लिया जाए एक साउंड निकला, साउंड क्रिएट हुआ जिसका इंटेंसिटी 10 टू द पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, तो पूछ रहा है कि उसका लाउडनेस लेवल कितना है। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली फार्मूला में रख देंगे 10 का 10 लॉग आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9 और आई नोट का वैल्यू माइनस 12, तो कितना बचेगा, यानी 10 का 10 और लॉग कितना बचेगा, माइनस में ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 3, ये ऊपर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये 10 टू द पावर 3 और बेस कितना होता है, कुछ नहीं, बेस दिया हुआ तो 10, यानी हम लोग को यहाँ से क्या मिला 10 गुने log 10 टू द पावर 3, बेस कितना 10, यहाँ पे कुछ नहीं, बेस दिया हुआ इसका मतलब 10, यानी 10 पहले से है, 3 बाहर आएगा, लॉग का नियम है, और log 10 और 10 इंटू 3 log 10 और 10, अगर बेस और ये यहाँ दोनों वाला टर्म समान हो जाए तो 1, यानी कितना हो गया
30 डेसिबल। यानी अगर इंटेंसिटी मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी से कुछ ज़्यादा हो, अब बोलिएगा ये 10⁻⁻9 है और ये 10⁻12 तो बड़ा कौन? माइनस से कम वाला। यानी अगर इंटेंसिटी थोड़ा सा और बढ़ गया तो हम लोग देखते हैं कि उसका जो साउंड इंटेंसिटी लेवल होता है वो क्या हो गया? बढ़ गया। अब 30 डेसिबल आ गया। तो ये था दो लाउडनेस को कंपैरिजन करने का। ये माना गया है कि अगर इंटेंसिटी 10⁻12 से कम हो, -12 हो या उससे कम हो तो उसका कोई लाउडनेस नहीं होता है, यानी लाउडनेस 0 होता है। ये कैलकुलेट किया गया है, थ्योरी कैलकुलेट किया हुआ है। तो इससे कम वाला जितना लाउडनेस होगा उसका जो डेसिबल होगा, इससे कम इंटेंसिटी वाला साउंड, उसका लाउडनेस क्या होगा? 0 होगा। ये था एक टर्म छूटा हुआ, न्यूमेरिकल के लिए फ़ायदा होगा। हम लोग को अब पढ़ना है रिवर्बरेशन और इको। क्या होता है इको और रिवर्बरेशन, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आते हैं इको की। इको होता क्या है? हम लोग पहाड़ पे गए होंगे, चिल्लाए होंगे राम राम, उधर से राम राम करके राम चिल्लाते रहता, राम 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 राम, इस तरीके से आवाज़ आता है। इको क्या होता है? इको साउंड का रिफ्लेक्शन। मान लिया जाए ये था और आप एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ये चिल्लाया क्या? नैना। तो उधर से क्या आएगा? कुछ देर बाद फिर से आएगा, बार बार क्या बोलेगा? समझ रहे होंगे। बार बार ये क्या करेगा? रिटर्न होगा। तो जो ये रिटर्न होने का प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? इको। नाम क्या लिखा हुआ? इचो। इचो नहीं, इको। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इको बोलेंगे। अब इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए कंडीशन क्या है, क्या क्या बात को कंसिडर करेगा तभी यहाँ पे इको होगा। हम लोग अभी रूम में बोल रहे हैं तब तो इको नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो क्यों नहीं हो रहा है, इस बात को समझने के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा कि क्यों हो रहा था। समझिए, इको डिपेंड करता है सबसे पहले डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। यानी वो जो साउंड हम लोग बोल रहे हैं वो साउंड में कितना स्ट्रेंथ है। ऐसा नहीं हो कि यहाँ से बोल रहे हैं और वो दीवार तक जाते जाते खत्म, तो कभी इको होगा नहीं। यानी उसका स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। और साउंड के टर्म में स्ट्रेंथ क्या होता है? इंटेंसिटी। साउंड का इंटेंसिटी क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, जिससे ये टकरा रहा है, जो कॉम्पैक्ट एरिया है या टकराने वाला एरिया को क्या बोलते हैं? चलिए सरफेस एरिया लिखते हैं। सरफेस जो एरिया होगा जहाँ पे ये साउंड टकराएगा वो एज कम्पेयर टू साउंड, जितना दूर में साउंड जा रहा है उससे ज़्यादा होना चाहिए सरफेस एरिया। ऐसा नहीं है कि इतना सरफेस एरिया है और यहाँ से साउंड बोल रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ से जाएगा और उधर से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो ऐसे में भी इको नहीं होगा। यानी सरफेस एरिया भी क्या होना चाहिए? जो इधर से साउंड जा रहा है उसके कंपैरिजन में उसका सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। जिससे ये टकराएगा, वॉल, दीवार या कोई भी चीज़ हो जिससे टकराएगा उसका सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है टाइम। यानी मान लिया जाए ये दोनों चीज़ मिल गया तो जो यहाँ से साउंड गया और वहाँ से वापस आया, इस प्रोसेस में जो टाइम लगा उसको, जब हम यहाँ से साउंड बोले तो पहली बार सुनाई दे दिया हमको, अब दोबारा जो साउंड हमारे कानों तक सुनाई देना चाहिए उस साउंड और जो फर्स्ट बार साउंड सुने थे उसके बीच का डिफरेंस होना चाहिए 0.1 सेकेंड। अब पूछिए कि ये क्यों होता है? 0.1 सेकेंड क्यों होना चाहिए? तो जो हमारा कान है, कान मतलब ईयर, इसका सेंस करने का टाइम होता है कि इतना देर तक, अगर मान लिया जाए एक बार हम नाम सुन लिए तो हमारे दिमाग में कितना टाइम तक रहेगा? 0.1 सेकेंड तक है ही। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी एक बात हम बोलें तो वो अभी मेरे पास, मेरे कान में या मेरे दिमाग में है ही, और दोबारा वही चीज़ आएगा तो हम डिफरेंस पता कर पाएंगे? नहीं पता कर पाएंगे। यही बात इसलिए बोलता है कि जो मिनिमम टाइम होना चाहिए, मिनिमम टाइम, मैक्सिमम अगर कोई लेट हो मतलब 1 सेकंड के बजाय 0.1 सेकंड के 2 सेकंड बाद भी आए तब भी काम चलेगा। लेकिन अगर इससे पहले आ जाएगा तो इससे पहले अगर आ जाएगा तो पहले से तो मेरे कान में था ही, तो कोई डिफरेंट हुआ?
नहीं हुआ। यानी मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होना चाहिए किसके लिए? इको के लिए, तभी इको होगा। आप लोग सुने होंगे 17 मीटर। क्या होता है 17 मीटर? हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या होता है 17 मीटर। अब ये बात समझ में आ रहा होगा कि 0.1 सेकेंड क्या होता है। क्या होता है फिर से, कि जो ह्यूमन एक बार किसी आवाज़ को सुनता है तो उसके दिमाग में उसका रिसेप्शन कितने टाइम तक रहता है? 0.1 सेकेंड तक रहता है। अब हमको निकालना हो कि कितना दूर होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस। ज़्यादा हो सकता है मिनिमम डिस्टेंस, अगर ये मिनिमम टाइम है तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुने समय, यही होता है। अगर मान लिया जाए हम गए कहीं पहाड़ में और चिल्लाएं तो वहाँ पे हमको क्या मिलेगा? ऐसा तो नहीं है पानी में चिल्ला रहे हैं। कहाँ पे जनरली साउंड जो इको हम लोग देखते हैं, हम लोग को देखने को मिलता है, वो कहाँ पे मिलता है? एयर में। तो बताइए एयर में स्पीड कितना होता है? आप लोग देखे होंगे 332 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको कंसिडर करके चला जाएगा 340 मीटर पर सेकेंड, जो बुक में देता है। यही 340 कंसिडर करके ही निकाला हुआ है कि 17 मीटर होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। उसके लिए हम एक समझते हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ पे दीवार है। तो एक शॉट अभी ये यहाँ से चिल्लाया, क्या चिल्लाया? आप नाम बताइए, नाम जरूर बताइएगा। यहाँ से चिल्लाया तो एक बार ये आदमी सुन लिया है, वो साउंड इसके कानों तक चला गया है। अब दोबारा कब ये सुन पाएगा? सबसे पहले साउंड क्या जाएगा? यहाँ पे जाएगा और यहाँ से टक से टकरा करके वापस आ जाएगा। सुनिए ना, मौत को छू करके आ गए। सेम ये गया, टक से टकरा करके वापस आ गया। अब बताइए कि मानते हैं कि ये डिस्टेंस d है। हम लोग माने कि ये आदमी और ये सरफेस जिससे टकरा रहा है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? d है। तो बताइए कि वो टोटल कितना दूरी तय किया, एक बार जाने में और एक बार आने में। यानी टोटल डिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया? 2d। टोटल डिस्टेंस हुआ डिस्प्लेसमेंट 2d। अब बताइए हम ये मानते हैं मीडियम कौन सा है? एयर। मीडियम एयर में कितना मान करके चलना है? 340 मीटर पर सेकेंड साउंड का जो स्पीड होता है। आप चाहें तो जितना मान करके बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। अब हम पहले ही बताएं कि हम इको तभी यहाँ पे सुन पाएंगे जब ये साउंड यहाँ से जाए और यहाँ से कितना देर मिनिमम बाद आए? 0.1 सेकेंड। यानी टाइम मिल गया कि ये कितना देर बाद आना चाहिए था। मिनिमम डिस्टेंस इसका कितना होना चाहिए था? मिनिमम टाइम 0.1 सेकेंड। तो मिनिमम डिस्टेंस पे हम लोग निकाल लेंगे। अब ये भी डिस्टेंस बराबर फार्मूला बताएं। डिस्टेंस बराबर स्पीड और इनटू टाइम। स्पीड का वैल्यू कितना? 340 गुने टाइम का वैल्यू कितना? 0.1। और ये डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस 2d बराबर 1 0 से गया यानी 34 यानी 17। यानी d बराबर क्या हो जाएगा? 17। हम लोग को मिल गया कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अगर इको रिक्वायरमेंट हो तो सरफेस और सोर्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट 17 मीटर होना चाहिए। ये ज़्यादा हो सकता है, ये टाइम और बढ़ सकता है, ये डिस्टेंस और ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इससे अगर कम हो, मान लिया जाए ये वाला यहाँ पे कर देते, तब होता क्या कि ये गया यहाँ से और यहाँ से जल्दी से वापस आ गया। तो यहाँ से जल्दी से वापस आ गया तो 1 सेकंड में पहले वाले जो दूरी था, पहले यहाँ से यहाँ जा करके वापस आने में कितना लग रहा था? 0.1 सेकेंड। अब यहाँ से ही आ गया वापस, तो बताइए उसको टाइम कितना हो जाएगा? 0.09 हो सकता है। यानी टाइम इसका वैल्यू क्या हो गया?
कम गया, यानी पहले ही वापस आ गया। और अभी तो बताएं कि पहले ही अगर वो वापस आ जाएगा तो हमारा जो साउंड था वो हमारे कान में पहले से ही था और फिर से वही आ गया, तो क्या इको होगा? नहीं। इसी साउंड को बोलते हैं हम लोग रिवर्बरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन। दोबारा वही साउंड हमको क्या कर रहा है? वर्बरेशन हो रहा है, वही वर्ब के रूप में आ रहा है। तो अगर 0.1 टाइम से पहले साउंड रिटर्न होकर हमारे कान तक आ जाता है तब उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्बरेशन। और अगर 0.1 के बाद आता है तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इको। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो ये था इको। कौन कौन फैक्टर पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे, सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया कौन सा? जिससे ये टकरा रहा है, यानी वॉल का सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से साउंड बोल रहे हैं और ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक ये रख दें और बोलेंगे टपाक से टकरा करके आएगा, ऐसा होगा? नहीं। हम बोल रहे हैं ये इधर से और इधर से निकल जाएगा। अब तीसरा फैक्टर था कि मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। ये था इको। तो रिवर्बरेशन अभी बताएं। रिवर्बरेशन क्या बताएं? कि जब साउंड टकराने के बाद कितना टाइम में आ जाए? 0.1 से पहले ही आ जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा है। 0.1 से पहले ही अगर आ जाए तब जो वो प्रोसेस होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा? रिवर्बरेशन। लेस देन टाइम कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। ये था इको एंड रिवर्बरेशन। अब आगे हम लोग को पढ़ना है, समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं इको और रिवर्बरेशन समझ में आया होगा। अगर इको समझ में आए तो रिवर्बरेशन सिंपल है। उसके बाद हम लोग को एक पढ़ना है रिवर्बरेशन टाइम और सबीन फॉर्मूला। रिवर्बरेशन टाइम एंड सबीन फार्मूला। तो जैसा कि अभी हम लोग देखें कि रिवर्बरेशन, तो रिवर्बरेशन अभी हम लोग जाने कि एक और क्या डिफिनेशन इसको हो सकता है कि 0.1 सेकेंड से अगर पहले आ जाए तब, या क्या हो सकता है कि डिस्टेंस 17 मीटर से कम हो एयर मीडियम के लिए। अगर डिस्टेंस क्या हो 70 मीटर से कम हो तो पहले ही आ जाएगा, जैसा कि घर में होता है। आम जो घर होता है उसमें रिवर्बरेशन ही होता है। इको जनरली घरों में नहीं होता है। क्यों नहीं होता? समझ गए होंगे, क्योंकि डिस्टेंस 70 मीटर काफ़ी होते हैं, फैक्टर भी नहीं होता है। अब रिवर्बरेशन के लिए क्या कंडीशन होगा? या तो टाइम का वैल्यू इससे कम होना चाहिए या डिस्टेंस का वैल्यू 17 से कम होना चाहिए, तब रिवर्बरेशन होगा। तो रिवर्बरेशन टाइम क्या होता है वो समझिए। तो रिवर्बरेशन टाइम बोलते हैं कि वैसा टाइम जिसमें कि हम पहले साउंड बोले और रिटर्न होकर के आया, वो रिटर्न होकर कितना देर पहले? 0.1 सेकेंड से पहले ही आ जाना चाहिए। कंडीशन याद रखिएगा, जितना देर तक पहले आया वो, फिर इधर गया, फिर टकरा करके ऐसे ऐसे होते रहा। तो ये साउंड जो टकरा करके बार बार आ रहा है, बार बार रिवर्ब हो रहा है, पर मतलब वेरिएबल बोलना, तो बार बार आ करके और वही साउंड बार बार निकल रहा है, लेकिन हमारा जो कान है वो सुन नहीं पा रहा है। क्यों नहीं सुन पा रहा है? क्योंकि पहले से ही वो साउंड था और फिर से वही आ गया, तो ये नॉइज का कारण होगा। तो पहले से टकरा करके जब वापस आ रहा है, और ये ऐसा जितना टाइम तक होता रहे, तो बताइए कि पहले गया, फिर आया, इस तरीके से चारों तरफ से होगा, तो धीरे धीरे उसका इंटेंसिटी क्या होगा? कमेगा। अब ये कमेगा क्यों? तो एब्जॉर्प्शन होता है साउंड का। क्या होता है? जो मीडियम है चारों तरफ सरफेस है, उसके द्वारा क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। तो एब्जॉर्ब की वजह से क्या होगा? इसका इंटेंसिटी धीरे धीरे कमेगा। अब बोल रहा है कि जब साउंड का डेसिबल अगर 60 डेसिबल से
कम हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अगर जो रिवर्बरेशन हो रहा है, रिवर्बरेशन में जो साउंड का लाउडनेस अगर 60 से कम हो जाएगा तो हम लोग जनरली नहीं सुन पाएंगे, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग सुन नहीं पाएंगे। हम लोग सुन नहीं पाएंगे तो बताइए हम लोग को पता चलेगा कि अब रिवर्बरेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। यानी अगर उस रिवर्बरेशन हो रहा है और उसका साउंड लाउडनेस 60 dB से कम हो गया, तब जिस टाइम से बोले थे उस टाइम के बाद जब रिवर्बरेशन का टाइम, जब लाउडनेस उसका 60 dB से कम हो जाए तो वो टाइम लगा जो टाइम होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिवर्बरेशन टाइम बोलेंगे, RT, रिवर्बरेशन टाइम। और ये रिवर्बरेशन टाइम मिनिमम उसका लाउडनेस कब तक होना चाहिए? लाउडनेस कब तक कमना चाहिए? 60 dB तक कमेगा, तभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम लोग? रिवर्बरेशन टाइम। बोलिए 60 dB क्यों? क्योंकि जनरली आम हम लोग जो कंजर्वेशन करते हैं, जो बात होता है घरों में, वो कितना तक होता है? कितना डेसिबल उसका लाउडनेस होता है? 60 डेसिबल। इससे जैसे ही कम होगा हम लोग उसको सुन नहीं पाएंगे। तो हम लोग सुन नहीं पाएंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है? कोई हल्ला नहीं हो रहा है, यही ना होता है। तो रिवर्बरेशन हो रहा है और अगर उसका लाउडनेस 60 से कम हो गया, और ऐसा होने में जब से शुरू हुआ था और 60 dB से कम हो गया, तो जो टाइम लगेगा उस टाइम को क्या बोलेंगे हम लोग? रिवर्बरेशन टाइम। और इसी टाइम को कैलकुलेट करने के लिए सबीन ने एक फार्मूला दिया था। सबीन कौन था? तो चाचा, पता नहीं कौन थे, साइंटिस्ट ही होंगे। वो एक फार्मूला दिए थे, रिवर्बरेशन टाइम से लेकर के एक फार्मूला दिए थे, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? 0.161 V बाई एस अल्फा, एस अल्फा, ये फार्मूला दिए थे। एक और होता है यहाँ पे क्वांटिटी, अगर हम लोग इसका यूनिट चेंज करते हैं तो 0.41 समथिंग होता है। ये वाला जो लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है? मीटर में लिखा हुआ है। डायमेंशन सारा किस में होगा? मीटर में। अब यहाँ पे भी क्या है? भी क्या है? तो ये वॉल्यूम, वॉल्यूम। एस क्या है? एस सरफेस एरिया। जैसे ये एक घर हुआ तो इस घर में कितना सरफेस एरिया होगा? एक इधर वाला, एक उधर वाला, एक इधर, इधर, ऊपर नीचे, 6 सरफेस एरिया होंगे। तो उस सरफेस एरिया, ये अल्फा क्या है? अल्फा एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, भी वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में होगा? मीटर क्यूब में, एस सरफेस एरिया, और अल्फा क्या होगा? एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। अब मानते हैं कि एक घर है, उसमें अलग अलग सरफेस है। वो वाला दीवार में चूना का बना हुआ है, ये वाला मिट्टी का बना हुआ है, वो वाला ईटा का बना हुआ है, ये वाला लकड़ी का बना हुआ है। तो सभी का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अलग होगा। अब बोलिए एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? आते हैं, मतलब अलग अलग बना हुआ होगा तो उसका जो एब्जॉर्ब करने का क्षमता होगा, साउंड को एब्जॉर्ब करने का क्षमता क्या होगा? अलग अलग होगा। तब वो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अलग अलग होगा। अब हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो उसका सरफेस एरिया इनटू एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट प्लस में इसका सरफेस एरिया, यानी सिंपली बोले तो S1 अल्फा 1 प्लस S2 अल्फा 2 प्लस S3 अल्फा 3। इस तरीके से सारा का निकाल लेंगे। वॉल्यूम क्या होगा? स्पेस, जो यहाँ पे जगह था। तो ये था रिवर्बरेशन टाइम और सबीन फार्मूला। इसके बाद एक लास्ट टर्म बचा, कौन सा? लास्ट टर्म है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, बस रेशियो है किसका? कि कितना साउंड एनर्जी आ रहा है। मान लीजिए ये सरफेस है, यहाँ से कितना साउंड एनर्जी आया और कितना साउंड एनर्जी गया, इसी का रेशियो है। तो एब्जॉर्ब कितना करेगा? तो रेशियो बोलता है कि जितना यहाँ से एग्जिट हो रहा है, यानी कौन सा रेशियो?
आउट गोइंग यानी यहाँ से मान लिया जाए कि साउंड एनर्जी, बोले तो सिंपली रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टिंग साउंड एनर्जी, रिफ्लेक्टिंग साउंड एनर्जी टू द इनकमिंग साउंड एनर्जी ऑन द सरफेस। अब समझिए इसको, उधर से साउंड आ रहा है, यहाँ से साउंड आया कितना 10, मान लीजिए जो भी यूनिट होगा साउंड एनर्जी का जूल भी नहीं होगा, साउंड जो कितना आया 10 के बराबर। अब यहाँ से ये जो दीवार था वो क्या किया 5 एब्जॉर्ब कर लिया, 5 नहीं 4 एब्जॉर्ब किया, तो रेशियो कितना हो जाएगा 4/10, 10 आया था 4 एब्जॉर्ब कर लिया, तो बचा कितना बचा, तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कितना होगा, जो एब्जॉर्ब किया वो और जो आया था यानी 0.4, ये क्या हो जाएगा एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ये थे 3 टर्म हम लोग देखें कौन कौन सा। सबसे पहले साउंड इंटेंसिटी लेवल देखें, फिर इको रिवर्बरेशन टाइम देखें, उसका रिवर्बरेशन टाइम देखें और सबिंग फार्मूला देखें। इस पर न्यूमेरिकल कुछ दिया हुआ है पीडीएफ में, आप लोग बनाइएगा और बाकी वीडियो को क्या करना है पता ही होगा, शेयर कीजिए। और जिन लोगों के पास वीडियो नहीं गया है, लोगों के मतलब जो भी चाचा चाची हैं, उन सारे लोगों के पास सेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।